हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CGGS बाय श्रद्धा मैम में। तो चलिए वीडियो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है, वो कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा होगा वो आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंडर में हम क्या स्टडी करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन, यानी कि इनडायरेक्ट मराठा रूल, कि इनडायरेक्टली मराठों का शासन जो है, मराठा जो नागपुर में भोसला राजवंश है, उन्होंने कैसे इनडायरेक्टली छत्तीसगढ़ में रूल किया था। ठीक, इनका जो रूलिंग पीरियड था 1741 से 1758 ईस्वी तक के हमें देखने को मिलेगा, जिस समय कौन थे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी थे। तो एक तरफ हमें देखने को मिलता है रतनपुर कलचुरी और दूसरे तरफ हमें देखने को मिलता है रायपुर के कलचुरी, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डील कर चुके हैं, है ना। रतनपुर के कलचुरी में हमने जो इम्पोर्टेंट रूलर देखा था वो कौन है, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। याद रखिएगा, ये जो मोहन सिंह हैं, इन्हीं के कारण जो है वो मराठा जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़े थे, है ना। कि इन्होंने ही इनविटेशन दिया था अपने फ़ायदे के लिए कि आइए आप मेरे भाई के साथ लड़िए और मुझे गद्दी सौंप दीजिए करके। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, है ना। आगे हम देखते हैं, स्टोरी देखेंगे। तो उसके बाद में हम देखते हैं रायपुर कलचुरी। तो रायपुर के कलचुरी में जब से सबसे इम्पोर्टेंट है एक अमर सिंह और दूसरा है शिवराज सिंह। ठीक, ये है इनडायरेक्ट मराठा रूल के अंदर में जो आते हैं। उसके बाद जब मराठा शासन डायरेक्टली छत्तीसगढ़ में रूल करने लगा तो उसे देखिए, मराठा शासन, मराठा रूल जब डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में आया तो कौन से समय तक था, 1758 से 1787 तक के। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं या रूलर्स हैं वो कौन है, राजा हैं, शासक हैं, कौन है, बिंबाजी भोसले, चिमड़ा जी, फिर व्यंको जी, पुरशा जी, परसो जी और फिर आते हैं अप्पा जी। अब देखिए यहाँ पर जो बिंबाजी भोसले हैं, हम स्टडी करेंगे बिंबाजी भोसले के बारे में, चिमड़ा जी के बारे में, है ना। लेकिन जैसे ही हम व्यंको जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनको छत्तीसगढ़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये क्या किए थे, सूबा सिस्टम से रूल किए थे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा सूबा सिस्टम जो 1788 से 1818 तक के चला था। और इसमें ये सब कौन है, ये महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, ये सब सूबेदार थे। सूबा शासन के अंडर में कौन थे, सूबेदार थे, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और लास्ट में है यादव राव दिवाकर। तो हमें देखने को मिलता है टोटल कितने, 8 प्रकार के हमें सूबेदार देखने को मिलते हैं जो छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे थे। किसके अंडर में, व्यंको जी के अंडर में रूल कर रहे थे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश अधीन मराठा, यानी कि देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट रूल चल रहा था, यहाँ मराठा डायरेक्ट रूल करने लग गए और यहाँ पर सूबा सिस्टम से रूल कर रहे थे, सूबेदार के माध्यम से इन लोग रूल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, है ना। उसके बाद किसकी एंट्री हो गई, ब्रिटिश की एंट्री हो गई, ब्रिटिश अधीन मराठा, यानी कि मराठा तो थे ही रूल कर रहे थे, लेकिन किसके अंडर में थे, जो ब्रिटिशर्स लोग कह रहे थे वही काम ये करते जा रहे थे, है ना। पपेट के जैसे रूल कर रहे थे ये लोग। तो यानी कि सुपरिटेंडेंट वाला, किसके समय में, जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई तब अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो कौन कौन से सुपरिटेंडेंट थे, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, हंटर, सेंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड। ठीक, उसके में देखने को मिलता है क्या, पुनः मराठा, यानी कि री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा रूल, जो हमें 1830 से 1854 तक के देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें जो क्या देखने को मिलता है कि ये जो मराठा शासन है ये किसके माध्यम से चलना चालू हो गया, जिलेदार के माध्यम से। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली चल रहा था, इनडायरेक्टली मतलब कलचुरी थे। मराठा रूल के समय में डायरेक्ट ये लोग छत्तीसगढ़ में आए और रूल करने लग गए, है ना, जो हमें देखने को मिलता है बिंबाजी भोसले के समय। ठीक, उसके बाद इधर सूबा सिस्टम चालू हो गया, सूबेदार के माध्यम से चालू हो गया, फिर यहाँ पर अधीक्षकों के माध्यम से हो गया और यहाँ पर आ गए जिलेदार। तो ये आप याद रखेंगे, पहले आया सूबा सिस्टम, फिर अधीक्षक वाला, फिर जिलेदार आ गया। ठीक है, तो जिलेदार हमें देखने को मिलता है कृष्णराव अप्पा, अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू और गोविंद राव और ये है गोपाल राव। ठीक, तो टोटल 8 सूबेदार थे, 6 अधीक्षक थे और 8 हमको जिलेदार देखने को मिलेगी, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक,
अब देखिए, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन, क्योंकि इनडायरेक्ट मराठा रूल जो मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट मराठा रूल, तो ये इनडायरेक्ट मराठा रूल जो है ना, ये हमें कलचुरी के समय में हमने स्टडी कर लिया था। कलचुरी के समय में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो कलचुरी के समय में हमने देख लिया था, तो उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मराठा रूल कहते हैं, कि मराठों का आक्रमण हो चुका था और कैसे इनडायरेक्टली ये छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हो गया था। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन की डायरेक्टली कैसे कैसे रूल किया गया। तो सबसे पहले 1758 से 1787 के बीच में हमें देखने को मिलता है कौन सा, डायरेक्ट मराठा रूल। तो इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है हम जान लेते हैं कि ये एक्चुअली में अभी तक तो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, है ना, पर अचानक से छत्तीसगढ़ में कैसे आ गए। अब देखिए, जो फेमस जगह है कौन सा है, नागपुर, है ना, नागपुर सबसे फेमस है, महाराष्ट्र एरिया में आता है। तो जो नागपुर में, नागपुर के रूलर कौन थे, शासक कौन थे, रघुजी भोसले थे। ठीक है, इनको राघोजी राव भी कहा गया है किसी किसी जगह में। तो इनके क्या थे, 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे। कौन कौन थे 4 बेटे, जानोजी, साबाजी, मुधोजी और बिम्बाजी भोसले। तो जब इनकी मृत्यु करीब मतलब पास आ गई थी, इनका तबीयत वगैरह ठीक नहीं था, है ना, तो क्या करते हैं, सब अपना प्रॉपर्टी वसीयत बनाते हैं, प्रॉपर्टी अपने अपने बच्चों में बांट देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया था, अपने चारों बेटों को अपना जितना भी एरिया था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, है ना। तो जानो जी को मिला नागपुर, क्योंकि ये सब चीज़ जानते थे, इसलिए नागपुर का एरिया जो मेन एरिया है वो जानो जी को दे दिए। साबा जी को बरार दे दिए, ये भी महाराष्ट्र वाला एरिया में ही आता है। और मुधो जी को चांद जैसा इसका मुंह दिख रहा था, है ना, हम कैसे याद करेंगे कि चांद जैसा इसका मुंह दिख रहा था, है ना। तो मुधो जी को क्या मिल गया, चांदा मिल गया, और बिम्बाजी भोसले को दिया गया क्या, छत्तीसगढ़। ठीक, अब याद रखना, ये जो बिम्बाजी भोसले हैं, इनको छत्तीसगढ़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ये नहीं चाहते थे छत्तीसगढ़ में रूल करना। इनको क्या चाहिए था, देखो, हर किसी को जो मेन एरिया रहता है या मेन प्रॉपर्टी रहता है, जो बड़ा हिस्सा रहता है, वही चाहिए होता है ना। तो ये क्या चाहते थे कि भाई मुझे नागपुर मिल जाए करके, लेकिन नागपुर किसे मिल गया, जानो जी को मिल गया, है ना। तो जानो जी को मिलने के बाद में अब इनके बीच में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई मतलब मतभेद ऐसे चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था कि भाई मुझे तो नागपुर चाहिए, ये कह रहे मुझे नागपुर चाहिए, ऐसा था। लेकिन बिम्बाजी के पार्ट में क्या आया, छत्तीसगढ़ आया। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ का जो शासन है वो तो संभाल लिए थे, लेकिन इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, अपने सेनापतियों को भेजा था रूल करने के लिए, जाओ तुम लोग देख लो जो भी कंडीशन है, क्योंकि ये क्या सोचते थे कि छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, बहुत ही मतलब जंगलों से घिरा हुआ है, आदिवासी एरिया है, वहाँ जाके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा करके, है ना, डेवलप नहीं था उस समय भी। तो ये इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ये बोलते थे कि मैं वहाँ जाके क्या ही डेवलपमेंट करूँगा करके। ठीक, तो ये हैं 4 इनके पुत्र थे, किसके, राघोजी या रघुजी भोसले के। तो बिम्बाजी भोसले जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखिए, मुधो जी जो चांदा से रूल कर रहे थे, ठीक, उनके पुत्र कौन हुए, रघुजी द्वितीय। उसके बाद में देखो, मुधो जी चांदा से रूल कर रहे थे, उसके बाद उनके जो पुत्र हुए रघुजी द्वितीय, उनके बेटे थे, ये भी चांदा से ही रूल कर रहे थे। फिर इनके बेटे हुए कौन, परसो जी, और परसो जी के जो वंशज हुए कौन, अप्पाजी भोसले। ठीक, अब देखिए, ये जो हायरार्की मैंने बनाया है, ये कैसे बनाया है, रघुजी द्वितीय है चांदा से, है ना, जो रूल कर रहे थे। लेकिन जो बिम्बाजी भोसले हैं, इन्होंने क्या किया था, चिमड़ा जी को गोद ले लिया था, मतलब दत्तक पुत्र बना लिया था। ठीक, कि मैं मुझे अगर कुछ होता है तो मेरे बाद कौन बनेगा, यही चिमड़ा जी बनेंगे। लेकिन ये चिमड़ा जी जो है वो बिम्बाजी भोसले के बेटे नहीं थे, दत्तक पुत्र थे। ये किसके बेटे थे, ये मुधो जी के बेटे थे, है ना। तो चिमड़ा जी हो गए। अब चिमड़ा जी के बाद कौन आ गया, वंकोजी भोसले आ गया। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसका रूल हुआ, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले डायरेक्ट हुआ था बिम्बाजी भोसले का। फिर उसके बाद में कौन बैठा, चिमड़ा जी बैठे। फिर उसके बाद में कौन आए, व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले के बाद में किसकी एंट्री हुई, ये परसो जी की। और परसो जी के बाद में कौन आए, अप्पाजी भोसले, जो कि डायरेक्ट मराठा रूल के लास्ट रूलर थे, आखिरी शासक थे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा है, राघोजी राव है, इनकी जो डेथ हुई थी 14 फ़रवरी, है ना, मातृ पितृ दिवस के दिन 14 फ़रवरी 1755 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब बिम्बाजी भोसले के हाथ में आ गया कौन सा, छत्तीसगढ़ का शासन आ गया। तो बिम्बाजी भोसले जो है उन्होंने रूल किया था 1758 से 1787 तक के। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1758 में ये छत्तीसगढ़ आए और इनका रूल स्टार्ट हो गया था, है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं,
छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन है? इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिंबाजी भोसले से, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिंबाजी भोसले क्या थे? छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। ठीक, इनकी जो राजधानी थी वो कौन थी? रतनपुर थी। अब देखिए, पहली बार मराठा लोग छत्तीसगढ़ में आए तो इनकी प्रथम राजधानी कौन थी? रतनपुर थी। तो इसलिए पूरे मराठों की राजधानी, प्रथम राजधानी भी क्या कहलाई? रतनपुर ही कहलाई। ठीक है। इनके जो शासन का तरीका था, ये क्या किए थे? सबसे पहले मैं बताई थी आपको कि इनको छत्तीसगढ़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने अपने दीवान किसको भेजा था? नीलकंठ को भेजा था कि भाई तुम जाओ, देखो उनका क्या सिस्टम है, कैसे लोग रहते हैं, क्या है, तुम ही संभालो, मैं तो नहीं जाने वाला करके, है ना। तो इनके जो दीवान है कौन थे? नीलकंठ है, इन्होंने संभाला। उसके बाद में फिर कौन आ गए? घोड़ो महादेव। ठीक, तो घोड़ो महादेव है, और इनके जो सेनापति हैं वो कौन थे? पांडु रंग थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान कौन थे? नीलकंठ थे। सबसे पहले दीवान थे नीलकंठ, फिर कौन थे दीवान? घोड़ो महादेव थे। ठीक, और इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? पांडु रंग थे। इनको इन्होंने भेजा था। उसके बाद ये खुद आए। खुद कब आए? देखिए, 4th, ऐसा डिटेल में तो ऐसा जानकारी नहीं है, कंफर्म डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि 4 फरवरी 1757 को ये क्या किए थे? नागपुर से निकल गए थे। कहाँ जाने के लिए? रतनपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ आने के लिए। तो नागपुर से आए ये रायपुर, और रायपुर से पहुँच गए सीधा कहाँ? रतनपुर। ठीक, इनके साथ में, अब ये तो किसी भी अनजान जगह में, अब राजा हैं भाई इतने बड़े, तो सब टोली लेके तो चलेंगे ही, तो साथ में ये और भी लोगों को लेके आए थे कि चलो तुम लोग मेरे काम आ सकते हो, मैं बहुत ही नए जगह जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए करके, है ना। तो इनके साथ कौन कौन आए? घोड़ो महादेव आए, ये देखिए हम देख चुके हैं कौन थे ये? दीवान थे, घोड़ो महादेव। उसके बाद थे कृष्णाजी उपाध्याय, महमदरखा कादर खान आए थे, और नीलू पंडित है, और महाडिक आए थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें नीलू पंडित है, नीलू पंडित, कृष्णाजी उपाध्याय और घोड़ो महादेव। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ का एरिया था जो बिंबाजी भोसले के अंदर में आता था, वो हमें क्या देखने को मिलता है? ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो सरगुजा से, और नीचे धमतरी, कांकेर और कुरुद तक के फैला हुआ था। ठीक है, नॉर्थ में था, उत्तर में सरगुजा, और दक्षिण यानी कि साउथ में था धमतरी, कांकेर, कुरुद तक के एरिया, और ईस्ट में हम देखते हैं तो संबलपुर, उड़ीसा तक के फैला हुआ था, और इधर एमपी यानी कि नागपुर से जुड़ा हुआ एमपी मंडला हमको देखने को मिलता है कि इतना पूरा जो एरिया है, यहाँ कौन रूल करता था? बिंबाजी भोसले के एरिया में आया हुआ था। ठीक है, इतने बड़े एरिया में ये रूल करने के लिए आए हुए थे। अब इनकी जो पत्नी थी, 3 पत्नियाँ थी इनकी, कौन थी? आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ठीक, ये याद रखना, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। इन्हीं के समय में फॉरेनर्स भी क्या किए थे? टूर करने के लिए आए थे। चलो भाई, बिंबाजी भोसले का राज है तो नागपुर में बहुत ही इनका नाम है, तो हम छत्तीसगढ़ एरिया भी घूम लेते हैं, ऐसा करके ये लोग घूमने के लिए आए थे। ठीक है, एक ट्रिप में आए थे। तो कौन है विदेशी यात्री? मिस्टर मॉट आए थे। कौन? बहुत मोटे थे, हट्टे कट्टे, मिस्टर मॉट 1766 में आए थे। और दूसरे कौन आए थे? अलेक्जेंडर इलियट आए थे। अलेक्जेंडर इलियट 1778 में आए थे। देखिए, नागपुर के जो शासक थे यानी कि बिंबाजी भोसले थे, उनका जो शासनकाल था कब से कब तक था? 58 से 87। तो इन्हीं के बीच में कौन आ गए? मिस्टर मॉट भी आ गए 66 में, और 1778 में आ गए कौन? अलेक्जेंडर इलियट। ठीक, अब जैसे ही बिंबाजी भोसले आए छत्तीसगढ़ में, तो इन्होंने देखा कि भाई मैं तो जैसा सोच रहा था छत्तीसगढ़ बिल्कुल भी वैसा नहीं है, है ना, कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी डेवलपमेंट वाला एरिया है। और ये तो बहुत ही, अब रतनपुर जैसे एरिया को उन्होंने राजधानी बनाया था, तो कलचुरियन लोग तो क्या किए थे? रतनपुर को तो कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी, है ना, मतलब बहुत कुछ रतनपुर में प्रेजेंट था। तो ये देखे कि चलो कुछ सुधार किया जाए करके, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? कुछ चेंजेस ला लिए थे। किसमें? क्योंकि वो पूरा एरिया इन्हीं के अंडर में आता था। तो इन्होंने अपने सहूलियत के लिए क्या किया? रायपुर और रतनपुर का क्या किया? प्रशासनिक एकीकरण किया। एडमिनिस्ट्रेटिव लेके आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या किया था इन्होंने? रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया था। ठीक, अब जो इनका राजधानी था जहाँ ये रूल करते थे वो कौन था? रतनपुर ही था। तो इन्होंने क्या बता दिया? वहाँ पर न्यायालय की स्थापना कर दी, न्यायालय बना दिया। ठीक, और इन्होंने 2 जमींदारियाँ प्रारंभ की। कौन कौन सी? राजनांदगांव और खुज्जी। ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है वर्ड्स में ना आए, ऑप्शंस में ना आए, लेकिन सेंटेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो जैसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एकीकरण किसने किया था? तो प्रशासनिक एकीकरण किसने किया था? बिंबाजी भोसले ने किया था। ठीक है, न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रतनपुर में हुआ था। याद रखना, बिंबाजी भोसले ही ऐसे हैं जिन्होंने परगना पद्धति
क्या है, ये इनका सूत्रधार किया था। जो परगना पद्धति है, परगना सिस्टम है, उनका सूत्रधार किया था। लेकिन इनके जन्मदाता कौन थे? विट्ठलराव दिनकर थे। ठीक, इन्होंने 5 जगह यानी कि जो 5 स्थान है उसको भेंट कर दिया, मतलब गिफ्ट दे दिया था। किसको? मोहम्मद खान तरान को। कौन कौन सी जगह को इन्होंने भेंट गिफ्ट कर दिया था? इनके ये क्या थे? इनके सैनिक थे, है ना। तो इनको इनके काम पसंद आने के कारण इनको गिफ्ट दे दिया गया था। कौन कौन सा? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और कीकरदा। ये 5 जगह ये गिफ्ट में दे दिए थे कि जाओ आज से तुम रूल करना, यहाँ से तुम टैक्स वसूली करना करके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इन्होंने, किसने? बिम्बाजी भोसले ने कौन से लिपि का प्रयोग किया था? पिछले बार क्वेश्चन आया था कि कौन से लिपि का प्रयोग किया था, तो मोड़ी लिपि का। देखिए यहाँ पर मोड़ी है, लेकिन भाषा बोलेंगे, ये कभी भी कुछ भी लिखते थे तो क्या करते थे? बोलते थे, लिखते थे। तो प्रचलन में था उस समय कौन सा था? देखिए मराठा है तो मराठी तो बोलेंगे ही, है ना। और इनके समय में मुस्लिम भी थे तो इसलिए उर्दू भी बोलेंगे। और मोढ़ी, देखो ये मोढ़ी है और ये मोड़ी है, तो मराठी, मोढ़ी, उर्दू ये सब भाषा है। और मोड़ी जो है वो क्या कहलाएगी? इनकी लिपि कहलाएगी। ठीक, इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए, है ना, कि हमें बहुत सुंदर सा मंदिर चाहिए, ऐसे करके मंदिर निर्माण के लिए ये क्या किए थे? ग्राम दान दिए थे, गांव को दान ही कर दिए थे कि भाई मुझे मस्त सुंदर सा मंदिर बनवा के दो करके। तो किसके लिए किए थे ये? राजिम में सबसे जो फेमस है, कौन सा? राजिम में जो सबसे फेमस मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, और रायपुर के दूधाधारी मठ के लिए, इनके निर्माण के लिए क्या किए थे? ग्राम दान दिए थे, मतलब जगह दान दे दिए थे कि जाओ तुम लोग बनाओ मस्त से करके। ठीक है, तो दूधाधारी मठ जो बनाया गया था वो कौन बनाया था? बलभद्र दास ने बनाया था। ठीक है, और बिम्बाजी ने इसको रिनोवेट किया था बाद में। ठीक, याद रहेगा। अब इनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है, मतलब अपने रूलिंग पीरियड में रहते हुए इन्होंने क्या क्या बनवाया था। तो इन्होंने सब, अब देखिए सबसे ज़्यादा तो रतनपुर में रूल कर रहे थे, तो जहाँ वह हैं वहीं पर ही बनाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, ताकि लगे कि हाँ भाई मस्त राजा रहता है, उनकी राजधानी है, ऐसे करके। तो रतनपुर में इन्होंने बनाया था राम टेकरी मंदिर, मुस्लिमों के लिए मस्जिद बनवाया, और एक है खंडोबा मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने कहाँ बनवाया था? रतनपुर में। और रतनपुर में हमें संगमेश्वर शिव मंदिर भी देखने को मिलता है, और नर्मदा माई मंदिर जो अमरकंटक में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर यानी कि मंदिर है ना। तो मंदिर के परिसर में कौन सा? अमरकंटक के मंदिर के परिसर में इन्होंने क्या बनवाया था? कुंड बनवाया था। एक कुंड है और एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर? अमरकंटक में। किसने? बिम्बाजी भोसले ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके जो रिलेशन है दूसरे ज़मींदारियों के साथ कैसे थे। अब छत्तीसगढ़ में आ गए, इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, अब इनके ज़मींदारों से संबंध कैसे थे। तो इनका जो इनकम का सोर्स था बिम्बाजी भोसले का, वो क्या था? वसूली था। तो ये क्या वसूलते थे? टकोली वसूल करते थे। एक साल में ये इनको टैक्स वसूलना था पूरे ज़मींदारों से, है ना। तो ये एक साल में कितना? 68,721 रुपीज़ एनुअल टैक्स के रूप में वसूलते थे। किससे? 32 ज़मींदारों से वसूलते थे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है, कौन सा एरिया है? धमधा, खैरागढ़, कांकेर, कोरबा, चांपा, सरगुजा, पंडरिया, बस्तर और चांगभाखार। ठीक, तो ये जो धमधा है, तो धमधा के एरिया के जो जमींदार थे 1781 में बिम्बाजी भोसले के डर से कि इन्होंने क्या किया था? टैक्स देना बंद कर दिया था, है ना। तो बिम्बाजी भोसले आके आक्रमण कर देंगे ऐसे करके इनके डर से ये खुद ही जल समाधि ले लिए थे। कौन? धमधा के ज़मींदार ने। ठीक, खैरागढ़ के जो ज़मींदार थे इनको भी बोला गया कि भाई तुम इतना रुपए टैक्स दो करके, तो ये मना कर दिए, टैक्स नहीं देते थे। हमारा एरिया है, तुम तो मराठी हो, हम क्यों देंगे, ऐसा करके। तो सबसे पहले इनका टैक्स बढ़ाया गया, कितना? 5,000, फिर 8,000 हुआ, तब भी ये नहीं माने, फिर उसको 11,000 कर दिया गया। तो ऐसे करके इनको 24,000 रुपये, उस ज़माने में 24,000 रुपीज़ टैक्स इनको देना था। अभी फिर भी टैक्स नहीं दिए, तो 1768 में इनके ऊपर आक्रमण किया गया, और 1784 में भास्कर पंत ने फिर से इनके ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद में कांकेर के जो जमींदार थे कौन थे? धीरज सिंह। तो धीरज सिंह कोई टैक्स नहीं देते थे, उसके बदले में ये क्या करते थे? 500 घुड़सवार उसके बदले में दे देते थे। ठीक है, आप मेरा घोड़ा ले जाइए और घुड़सवार ले जाइए, मैं पैसे तो नहीं दे सकता करके। ठीक है, कोरबा के जमींदार भी उसको टैक्स देने से, जो टकोली है उसको देने से मना करते थे, तो उनकी जो जमींदारी है वो जब्त कर ली गई थी। चांपा के जमींदार अपने आप को क्या कहते थे? दीवान कहते थे।
ठीक। सरगुजा में 1781 में इन्होंने आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में? महिपत राव काशी के नेतृत्व में इन्होंने सरगुजा पर आक्रमण किया कि भाई तुम टाइम से टकोली क्यों नहीं दे रहे हो करके। ठीक। पंडरिया के जो जमींदार थे उनके साथ इनका रिलेशन बहुत ही बेकार था, कड़वा था। ठीक, कड़वा था मतलब बिल्कुल भी ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बस्तर के जो जमींदार थे वो राजा क्या थे? स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, है ना। ये लोग सिर्फ एक लगान दे देते थे फिर हो गया, इनको कोई और कुछ देना नहीं पड़ता था, ये अपने तरीके से रूल करते थे, क्योंकि बिम्बजी भोसले की जो पहुंच है बस्तर तक के बहुत ही कम थी। उसके बाद में आता है चांग भाखार। चांग भाखार में इन्होंने 1775 में आक्रमण कर दिया था। जल्दी जल्दी मुझे टैक्स बताओ टकोली दो करके, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वार्षिक अनुदान इन्होंने किसको दिया था? पंडित पचकौड़ को दिया था। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सब। तो पंडित पचकौड़ को, कौन है ये पंडित पचकौड़? महामाया मंदिर, जो कहाँ देखने को मिलता है हमें? रतनपुर के महामाया मंदिर के पुजारी हैं, उनको ये वार्षिक अनुदान दे दिए थे। ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु हो गई कब हुई? 7 दिसंबर 1787 को इनकी डेथ हो गई। किसकी? बिम्बाजी भोसले की डेथ हो गई। ठीक। अब डेथ हो गया, तब ये तो चहेते थे, छत्तीसगढ़ के लोग इनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसा एरिया था, तो इन्होंने आके क्या किया था? बहुत ही डेवलपमेंट किया था, सुधार किया था, जो कि हम देख सकते हैं, है ना। तो सुधार होने के बाद जो लोग हैं इनके जाने के बाद बहुत ही दुखी हो गए थे। तो क्या हुआ देखते हैं कि जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, अब हमने देख चुके थे कि इनकी 3 बीवियाँ थी, 3 पत्नियाँ थी, है ना। तो मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है उमाबाई, 1787 में ये सती हो गई। होता था ना उस जमाने में सती सिस्टम, सती प्रथा। तो ये क्या हो गई कि अपने पति की याद में, बिम्बाजी भोसले के याद में सती हो गई। तो उन्हीं के नाम में रतनपुर में बनाया गया है क्या? सती चौरा। ठीक है। उनके बाद जो रमाबाई है, ये भी रमता जोगी करके बन के चले गई, कहाँ? वनवास चले गई। ठीक है। उसके बाद में जो इनकी जो एक पत्नी थी, कौन? आनंदीबाई। ये थोड़ी सी बहादुर किस्म की थी और थोड़ी ताकतवर भी थी और थोड़ी बुद्धिमान भी थी। तो इन्होंने ही 1787 से 1801 तक के रूल किया, है ना, सत्ता संभाले रखा। भोसले के दत्तक पुत्र कौन थे? चिमणा जी थे। तो इन्होंने ही, आनंदीबाई ने उनको उपाधि दिया था सेना धुरंधर की। ठीक है। तुम आज से क्या कहलाए? सेना धुरंधर कहलाए। और व्यंकोजी के सूबेदार कौन थे? महिपतराव दिनकर। उनसे इनका संघर्ष हुआ था। याद रखिएगा कि आनंदीबाई के समय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंदीबाई के समय कंटेम्प्ररी रूलर्स कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? हमें क्या देखने को मिलेगा? 3 लोग थे, एक चिमणा जी, व्यंकोजी और बिम्बाजी भोसले। ठीक है। ये 3 लोग थे, बिम्बाजी भोसले, समकालीन यानी कि कंटेम्प्ररी थे। इनके समय में आनंदीबाई जब रूलर थी तो उनके समय में कौन आए? मिस्टर लेंकी आए। तो ये है मिस्टर लेंकी आए 1790 में। इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये एक यूरोपियन थे। आनंदीबाई ने राम टेकरी मंदिर के सामने बिम्बाजी की याद में क्या बनवाया था? एक मूर्ति का निर्माण कराया था, स्टैचू, जो कि है बिम्बाजी की हाथ जोड़े हुई मूर्ति। बिम्बाजी की मूर्ति हाथ जोड़े हुए, मंदिर के सामने हाथ जोड़े हुई मूर्ति का निर्माण करवाया था। रानी जलाशय का भी निर्माण कराया था, कहाँ? रतनपुर में। और रतनपुर किला का भी निर्माण कराया था। और इसी रतनपुर किला का निर्माण नहीं कराया था, रतनपुर किला में के पास में, मतलब अंदर जो मंदिर का एरिया है उसके अंदर में छोटा सा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था, ये वाला। ठीक है। अब हमें देखने को मिलता है कि जो दत्तक पुत्र थे उनके कौन? चिमणा जी। वो गद्दी पर आए, लेकिन ये ज़्यादा समय तक के रूल नहीं कर पाए। 1787 से 88 तक के हमें इनका शासन पर मतलब 1 साल ही देखने को मिलता है। और इन्होंने क्या किया था? सबसे फेमस सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। आज हम वीडियो लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, चिमणा जी तक के। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो आपके लिए बनाते जाती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है। थैंक यू।